नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 6 है। अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, जिसमें अब तक हमने 100 अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं केमिस्ट्री के। 5 और अच्छे प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर अपने फिजिक्स बायो भी करेंगे। तो आज जो छठा प्रैक्टिस सेट है उसमें मैं आपके लिए 20 और अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आप पढ़िए इसको, आपके नॉलेज में 101% इम्प्रूवमेंट होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए आज के अच्छे 20 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 6 है अपना, और आज के अच्छे 20 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन है? अणु, जिसे अपने बोलते हैं मॉलिक्यूल, ये सबसे छोटा होता है। परमाणु, एटम, ये सबसे छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, या प्रोटॉन सबसे छोटा होता है? ठीक है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? मॉलिक्यूल है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, या प्रोटॉन है? देखिए, परमाणुओं के संयोग से अणु बनता है, यह आपको पता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो इसी परमाणु एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, मूलभूत कण होते हैं। अपने को पता है एक परमाणु होता है, उसमें नाभिक होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ऊर्जा कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो, परमाणु तो सबसे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु की पार्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अणु सबसे छोटा नहीं हो सकता, अणु को काट दिया, ये काट दिया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु एटम के ही तो पार्ट है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या देखें, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या देखें तो 10 की घात -18 सेंटीमीटर होती है लगभग। और प्रोटॉन की त्रिज्या देखें तो 10 की घात -13 सेंटीमीटर के आसपास होती है ना। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या देखें तो 10 की घात -18 सेंटीमीटर, प्रोटॉन की त्रिज्या देखें तो 10 की घात -13 सेंटीमीटर होती है। तो अब आप बात बताओ, माइनस की घात जितना ज्यादा होगी वह उतना ही छोटा होता है। ये बात तो पता है ना आपको। 10 की घात -1 बड़ा होता है, या 10 की घात -2 बड़ा होता है? 10 की घात -1 बड़ा होता है ना। माइनस की घात जितनी बढ़ती जाती है चीजें उतनी छोटी होती जाती है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया सर? आंसर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है? तो उस समय आंसर देना होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है। राइट, आगे चले, चलो। सेकंड नंबर, कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा पेयर है जो सही है? डीडीटी। डीडीटी एक कीटनाशक होता है। इसका उपयोग हम मलेरिया के मच्छर को मारने में भी करते हैं। ठीक है, तो डीडीटी रोगाणुनाशक नहीं है, ये कट गया, ये सही नहीं है। एलएसडी, एलएसडी एक प्रकार का ड्रग है ना, एक प्रकार का नार्कोटिक सब्सटेंस है, नशीला पदार्थ है। तो ये विषाणुनाशक नहीं है, वायरस को मारने वाला नहीं है, तो इसको काट दिया। आरडीएस, आरडीएक्स एक एक्सप्लोजिव है। एक क्या है? एक्सप्लोजिव, एक विस्फोटक पदार्थ है, ये कीटनाशक नहीं है। ठीक है, टीएनटी जो होता है वो एक विस्फोटक पदार्थ होता है ना। टीएनटी जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रो टोलुइन, है ना। ट्राई नाइट्रो टोलुइन, है ना। तो सबसे सही जो आंसर होगा ना वो कौन सा होगा? वो होगा द टीएनटी। टीएनटी क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स भी एक विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स, है ना, आरडीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी पूछ लेते हैं। रिसर्च, आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, या रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है।
रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, है ना, ये किसकी फुल फॉर्म होती है? RDX की फुल फॉर्म होती है, राइट। पूछ लेते हैं। तो TNT एक विस्फोटक पदार्थ है, RDX एक विस्फोटक पदार्थ है, LSD एक ड्रग है, DDT एक कीटनाशक है। तो यहां पर अपने को TNT सबसे सही मैच कर रहा है, तो ये सही हो गया। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? परमाणु रिएक्टर बोले तो न्यूक्लियर रिएक्टर। भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? न्यूक्लियर रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ट्रोम्बे, अप्सरा, अग्नि या नाग? तो भारत का जो पहला प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है, वो है अप्सरा। 20 जनवरी 1957 को, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। 20 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है, उसका उद्घाटन किया था। ट्रोम्बे यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपने सुन रखा होगा, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां पे इसका उद्घाटन हुआ था ट्रोम्बे में। चलो, तो याद रखना अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी का निर्माण करना, है ना, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना। वो किसकी सहायता से होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर की सहायता से होता है। चलो, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आपको पता है, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने, और इसी के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है ना। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं, ओलिक अम्ल का यूज नहीं करते। ओलिक अम्ल एक वश्य अम्ल होता है। लैक्टिक एसिड का यूज नहीं करते हैं, है ना। ओलिक अम्ल का यूज तो अपने साबुन बनाने में करते हैं, देखा जाए तो एक वश्य अम्ल है, साबुन बनाने में अपने ओलिक एसिड का यूज करते हैं। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, आपको पता ही है। दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, है ना। मैलाइक अम्ल का भी नहीं यूज करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है, और डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। समझ में आया चौथा क्वेश्चन? चले, चलो पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? ये चीज ध्यान रखना, नहीं होता है पूछा है। आकृति में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, आकृति, है ना, इनमें परिवर्तन हो जाता है। ताप, दाब, आयतन, इनमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन नया पदार्थ अपने को कभी नहीं मिलता है, राइट। तो आकृति में तो परिवर्तन होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जल, है ना। जल को आप ठंडा करोगे ना तो वो किस में बन जाएगा? बर्फ में। अब जल की आकृति अलग है, जल जिस पात्र में होगा उसी की आकृति ले लेगा। गिलास में होगा तो गिलास जैसा शेप ले लेगा, आपके बोतल में होगा तो बोतल जैसा शेप ले लेगा, और बर्फ है उसकी आकृति जल से तो अलग ही होगी। तो आकृति में तो परिवर्तन होता है। जल का बर्फ में बनना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ को वापस अपने किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जल में कर सकते हैं। नया पदार्थ तो नहीं मिला है, था तो दोनों। बर्फ का फॉर्मूला भी देखो H2O होता है, बर्फ का फॉर्मूला भी H2O होता है, और पानी का फॉर्मूला भी तो H2O होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं मिलता है ना। और एक ही उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब बर्फ से वापस अपने जल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होता है, तो ये तो बैठा ही नहीं होता है। रंग में परिवर्तन होता है, बिल्कुल। रंग, रूप, आकार, इन चीजों में परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। घनत्व में परिवर्तन बिल्कुल होता है। जल, बर्फ, इनके घनत्व में परिवर्तन आएगा। नए पदार्थों का बनना, बिल्कुल, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? नए पदार्थों का बनना नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ नहीं बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। समझ में आई? जैसे दूध का दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं अपने, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के पर्पज से भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर प्रैक्टिस सेट में मैं एक क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का अब तक लेके आ रहा हूं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये गलत नहीं करके आओ।
यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? नए पदार्थों का बनना। चलो, क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक का मान है। अब सबसे पहले तो अपने को क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CrO2Cl2। ये फॉर्मूला होता है किसका? क्रोमिल क्लोराइड का। CrO2Cl2 ये किसका फॉर्मूला है? क्रोमिल क्लोराइड का। अब ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। क्रोमियम का अपने को पता नहीं है, तो यहां पर मैं क्रोमियम लिख देता हूं एक बार। ऑक्सीजन को अपने को पता है -2 होता है और ऑक्सीजन होती है 2। क्लोरीन को अपने को पता है -1 होता है, क्लोरीन है यहाँ पे 2। और सभी के ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या होता है? 0 होता है। तो देखो, क्रोमियम 2 दूनी -4 -2 0, क्रोमियम प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -2 बराबर 0, क्रोमियम -6 बराबर 0। तो क्रोमियम कितना हो गया? +6 हो गया। ठीक है, क्रोमियम कितना हो गया? +6 हो गया। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्रोमिल क्लोराइड का अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए और उससे अपने ने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, एलोट्रोप नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा है जो कार्बन का एक एलोट्रोप अपर रूप नहीं है? ठीक है, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, फुलरीन कार्बन का अपर रूप होता है, लेकिन बेंजीन जो होता है वो एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। यह एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसको कार्बन का अपर रूप में नहीं ले सकते। किसको? बेंजीन को। देखो, कार्बन होते हैं उसके 2 प्रकार के अपर रूप अपने को देखने को मिलते हैं, है ना। एक होते हैं क्रिस्टलीय एलोट्रोप और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, है ना। एक होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में आ जाता है आपका, है ना, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ये जो होते हैं वो क्रिस्टलीय अपर रूप में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप में। और अक्रिस्टलीय में जैसे आपके कोयला हो गया, है ना, काजल हो गया, जिसे आप कार्बन ब्लैक भी बोल देते हो, कोयला, काजल, कोक, चारकोल, ये जो है वो अक्रिस्टलीय अपर रूप हो गए, है ना। ये हो गए क्रिस्टलीय। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन तो क्रिस्टलीय अपर रूप है ना। बेंजीन नहीं होता है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन है ना। और चक्रीय हाइड्रोकार्बन का सबसे मुख्य हाइड्रोकार्बन है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन की उत्पत्ति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। चलो, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब हो गया कैटलिस्ट। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाई ऑक्टेन के ईंधन होते हैं, जैसे जहाज वगैरह होते हैं ना, जहाज, है ना, आपके शिप वगैरह हो गए, हवाई जहाज हो गए, एरोप्लेन हो गए, है ना। इनमें क्या होते हैं? हाई क्वालिटी का पेट्रोल वगैरह यूज किया जाता है ना, फ्यूल यूज किया जाता है, जिसके हाई ऑक्टेन का पेट्रोल या फ्यूल यूज किया जाता है। उसमें अपने उत्प्रेरक के रूप में जो यूज करते हैं ना, वो करते हैं H2SO4, जिसे अपने सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, है ना। अच्छा, H2SO4 से और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? H2SO4 को हम रसायनों का राजा भी कहते हैं। रसायनों का राजा या अम्लों का राजा कौन है? H2SO4। इसे हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, HNO3 है, HNO3 को हम सोरे का तेजाब भी कहते हैं, सोरे का तेजाब भी कहते हैं। ठीक है, HCl है, इसे नमक का तेजाब भी कहा जाता है, नमक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
इसे नमक का तेजाब, इसे सोरे का तेजाब, इसे गंधक का अम्ल या गंधक का तेजाब भी कह सकते हैं। गंधक का अम्ल या गंधक का तेजाब भी कह सकते हैं किसको? H2SO4 को। अम्लों का राजा कौन है? H2SO4। रसायनों का राजा H2SO4। HF क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में, यानी हाई क्वालिटी का आपको फ्यूल चाहिए तो उसके उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऐसे जो ईंधन होते हैं वो शिप में, एरोप्लेन में यूज होते हैं, तो उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का यूज करते हैं, याद रखना दोस्तों, है ना। चलो, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाती। गलत। जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। गलत। जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है, यानी ये एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। गलत। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, यानी एक दूसरे में घुल नहीं सकते हैं, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। बिल्कुल राइट। जब जल में आप पेट्रोल मिलाओगे ना तो पेट्रोल क्या होगा? जल के ऊपर आ जाएगा, है ना, जल के ऊपर तैरने लग जाएगा, इसलिए वो जलता रहता है। अगर उसमें घुल जाए या अंदर चला जाए तो वो नहीं जल पाएगा। तो सबसे सही आंसर कौन सा है? डी। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो डी सबसे बेस्ट आंसर है 9 नंबर का। चलो, पॉलीथीन बनता है। देखो, एक वर्ड आता है एथीन, है ना, C2H4, है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें आता है पॉलीथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे अपने बोलते हैं एथीन, है ना। एथीन जब जुड़ती रहती है, एथीन क्या है? एक मोनोमर है, मोनोमर एकलक इकाई है। एथीन नाम की जो एकलक इकाई है, मोनोमर है, वो जुड़ जुड़कर क्या बना देती है? पॉलीएथीन बना देती है। पॉली मतलब बहुत सारी, पॉलीएथीन का मतलब क्या हो गया? देखो, पॉलीएथीन का मतलब क्या हो गया, है ना, पॉलीएथीन का मतलब हो गया, पॉली का मतलब बहुत सारा और एथीन का मतलब ये वाली, बहुत सारी एथीन जुड़ जुड़कर बनाती है पॉलीथीन, जिसका उपयोग खिलौने बनाने में, कैरी बैग बनाने में, थैलियां वगैरह बनाने में यूज होता है। और एथीन को ही हम एथिलीन के नाम से जानते हैं, है ना। और फलों को पकाने में एथिलीन के नाम से जानते हैं, और फलों को पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो फलों को पकाने में हम एथिलीन गैस का यूज करते हैं, राइट। एसिटिलीन गैस का कहाँ पे यूज किया जाता है ना? गैस वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज इसका गैस वेल्डिंग में है दोस्तों। गैस वेल्डिंग में यूज किसका किया जाता है? एसिटिलीन का यूज किया जाता है। तो सबसे सही आंसर यहाँ पर कौन सा है? अ, है ना। एथिलीन फलों को पकाने में काम आती है, पॉलीथीन, है ना। यहां तक कहानी समझ में आई आपकी? चलो, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। तो देखो, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली जो गैस होती है वो होती है CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं। मीथेन जो है वो कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है ना। तो मीथेन सबसे सही आंसर है। वायु नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। तो कोयले की खानों में विस्फोट का कारण क्या होती है? मीथेन। दलदली क्षेत्र से निकलने वाली गैस भी मीथेन होती है। जुगाली करने वाले पशुओं में मीथेन गैस का निर्माण होता है ना। बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है ना, बायोगैस, उसका जो प्रमुख घटक है वो भी मीथेन है। आपके CNG है, उसका भी प्रमुख घटक मीथेन होता है। तो मीथेन से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलो, नेक्स्ट है कृत्रिम रेशा है। रेशा जो होता है वो एक धागेनुमा संरचना है, और रेशा एक प्रकार का बहुलक होता है। रेशे भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, अर्धसंश्लेषित और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे जैसे अपने प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे पादप से अपने कॉटन, कपास प्राप्त करते हैं, है ना। पादपों से अपने जूट प्राप्त करते हैं, और जंतुओं से भी अपने रेशे प्राप्त करते हैं, जैसे सिल्क हो गया, ऊन हो गया, ये जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ये रेशे हैं।
और अर्ध संश्लेषित रेशा जिसमें कुछ पार्ट प्रकृति का यूज करते हैं, कुछ अपने केमिकल्स यूज करते हुए बनाते हैं, जैसे रेयोन, है ना। जब सेल्यूलोज की क्रिया, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो रेयोन मिलता है अपने को। क्या मिलता है? रेयोन नाम का। ये कैसा है? अर्ध संश्लेषित रेशा जो सेल्यूलोज की मदद से बनता है। नाइलॉन 66, टेरिलीन, ये संश्लेषित रेशे हैं, है ना, जो लैब में केमिकल की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो नाइलॉन 66, टेरिलीन, रेयोन, ये सभी रेशे हैं। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। रेशे एक लंबी धागेनुमा संरचना है और रेशे बहुलक में आते हैं, है ना। बहुलक को मेनली 3 भागों में बांटते हैं हम, प्लास्टिक, रेशा, फाइबर्स, है ना, और रबर। किसमें बांटते हैं? प्लास्टिक, रबर और आपके फाइबर्स में। चले आगे, चलो। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे अपने बोलते हैं एलपीजी, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, निम्नलिखित का मिश्रण है, ब्यूटेन, हाइड्रोजन व मेथेन का, है ना। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ब्यूटेन व प्रोपेन का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, ये भी गलत है, हाइड्रोजन, मेथेन, ऑक्सीजन, ये भी गलत है। सबसे सही आंसर कौन सा है? प्रोपेन व ब्यूटेन होता है, वो एलपीजी का घटक है। ठीक है। अच्छा, एलपीजी में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है इथाइल मरकोप्टेन के कारण। किसके कारण आती है? इथाइल मरकोप्टेन के कारण एलपीजी में क्या आती है? गंध आती है दोस्तों। इथाइल मरकोप्टेन के कारण एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में गंध आती है। चलो, चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में निम्न किस गैस की उपस्थिति के कारण है? तो चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में जिस गैस की उपस्थिति के कारण है वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे हम H2S के नाम से जानते हैं। देखो, एक रिएक्शन बताता हूं, याद रखना। चांदी का सिंबल होता है Ag। जब चांदी की क्रिया वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया होती है, या चांदी जब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है Ag2S, और क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन निकल जाता है। इसे हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, इसे हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। और चांदी पर जो काली परत होती है ना, चांदी पर जो काली परत है वो इसी सिल्वर सल्फाइड के कारण होती है। चांदी पर जो काली परत है वो काली परत इसी सिल्वर सल्फाइड के कारण है। समझ में आई बात? पूछ लेते हैं, चांदी पे जो काली परत जमी है उसका फॉर्मूला क्या है? Ag2S, याद रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। हीलियम नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। देखो, जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड की क्रिया जब इसको गर्म करते हैं लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर ताप पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CaSO4.2H2O, है ना। ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसको अपने बोलते हैं जिप्सम, और ये जो फॉर्मूला है वो है POP का, जिसे आपने बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड है और ये है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, है ना। तो कैल्शियम सल्फेट लिख दिया, आगे हाइड्रेटेड वगैरह कुछ लिखा नहीं है। तो देखो, कैल्शियम ऑक्जेलेट तो होगा नहीं। कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaC2O4। और जो पथरी बनती है ना पेट में, पथरी का सूत्र भी यही होता है, ध्यान रखना। किडनी स्टोन जिसे अपने बोलते हैं, किडनी स्टोन, याद रखना, ये पूछ लेते हैं। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। सूत्र क्या है? CaC2O4। तो ये तो है नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये लाइमस्टोन चूना पत्थर का सूत्र है, आपको पता है। चूना पत्थर का सूत्र जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके संगमरमर का सूत्र है, मार्बल का सूत्र है,
मरमर का सूत्र है, मार्बल का सूत्र है ना, या जो मोती होते हैं मोती का सूत्र क्या है, वो भी यही है, तो ये नहीं है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट तो देखो दोस्तों वैसे ये होता है, अब इसने हेमी हाइड्रेटेड ये लिखा नहीं है, तो अब बचा ऑप्शन क्या होगा, यही होगा, तो ये राइट हो गया, है ना। α/2 ये किसका फॉर्मूला है देखा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, रासायनिक रूप से क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। चलो चले आगे, यहां तक कहानी समझ में आई, ये चाहो तो आप देखो लिख सकते हो, लिख लिया होगा आपने अच्छे से। चलो, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिंदूर का रासायनिक नाम हाइड्रोजन सल्फाइड, गलत। लेड सल्फाइड, गलत। आयरन सल्फाइड, गलत। मरकरी सल्फाइड, HGS, है ना, मरकरी सल्फाइड HGS है, वो किसका नाम है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। मरकरी, देखो मरकरी के बारे में कुछ बातें बताता हूं। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी ऐसी कोई भी धातु नहीं है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, मरकरी है उसका ऊष्मीय प्रसार बहुत अच्छा होता है ना, ऊष्मीय प्रसार बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे हम थर्मामीटर में यूज करते हैं, थर्मामीटर में यूज किया जाता है, थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा, इसका यूज सिंदूर बनाने में भी करते हैं, इसका यूज अमलगम बनाने में भी करते हैं। अब ये अमलगम क्या होता है, जब मरकरी की क्रिया हम किसी धातु से करवाते हैं तो क्या बनता है, अमलगम बनता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आयरन इसमें कभी भी मरकरी के साथ में अमलगम नहीं बनाएगा। ये पूछ लेते हैं ऐसी कौन सी धातु है जो मरकरी के साथ में, है ना, Hg के साथ में अमलगम नहीं बनाती है, तो उस समय आंसर देना होता है आयरन। आयरन लोहा है, वो मरकरी के साथ में अमलगम नहीं बनाता है, बाकी सारी धातुएं अमलगम बनाती है ना। जैसे सिल्वर का चांदी का अमलगम होता है, जब Ag की क्रिया अपना Hg से करवाते हैं तो, है ना, तो ये अमलगम बनता है, चांदी का अमलगम। दांतों का गैप जो होता है, इसको भरने में इसका यूज लिया जाता है, गैप भरने में इसका अपने क्या करते हैं, यूज लेते हैं, Ag और Hg के अमलगम का। तो मरकरी से इतनी बातें याद रखना, एकमात्र ऐसी द्रव, ये क्या है, मरकरी क्या है, धातु है, और एकमात्र ऐसी धातु है, ऐसी मेटल है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी और कोई धातु नहीं है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी। कौन सी होगी, सिर्फ मरकरी। ऊष्मीय प्रसार इसका बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे थर्मोमीटर में यूज लेते हैं। सिंदूर अमलगम बनाने में यूज करते हैं। अमलगम मतलब मरकरी की क्रिया धातु से करवाते हैं, तो धातु और मरकरी मिलकर जो भी बनेगा वो बनेगा, उसे अमलगम कहेंगे। लेकिन मरकरी आयरन से क्रिया नहीं करती है। मरकरी और चांदी का जो अमलगम होता है उसका यूज दांतों का गैप भरने में हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंदूर कौन सा है, सिंदूर का फॉर्मूला होता है मरकरी सल्फाइड HgS। चलो, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, कौन सा पदार्थ है जो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, इलास्टिक है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिक। ये क्वेश्चन देखा जाए तो फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री में भी आ जाता है ये। तो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो इलास्टिक होता है वो स्टील होता है। ये कई बार पूछा गया है, आप याद रखना। स्टील, कांच प्रत्यास्थ नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, रबर नहीं है। रबर अपने को लगता है सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, लेकिन रबर से भी ज्यादा प्रत्यास्थ कौन सा होता है, स्टील होता है। स्टील कौन होता है, स्टील होता है। याद रह जाएगा, ठीक है। अपने को लगता है रबर प्रत्यास्थ है, उसको खींच सकते हैं, लेकिन रबर से भी ज्यादा प्रत्यास्थ स्टील है। सुमेलित कीजिए, इसको मैच करवाना है ना, इसकी मैचिंग करवानी है अपने को दोस्तों, तो करवाते हैं, जोड़े का मिलान करते हैं। मिलान करवाओ। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये तो मिलान देखो सामने ही है, तो जोड़ा बना हुआ ही है। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है,
तो ये वॉशिंग सोडा है। फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, तो फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। तो और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, वो ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये तो देखो सब सामने ही दिए हुए हैं, है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, फॉर्मूले भी याद कर लेना दोस्तों। तो इसमें तो जो सामने वाले हैं वही हैं, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ब आंसर हो गया। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O यानी डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोल दो, एक ही बात है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, तो ये तीसरा हो गया। और ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज, ब्लीचिंग पाउडर इसे विरंजक चूर्ण भी अपने कहते हैं, जल के शुद्धिकरण में इसका यूज होता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। तो ये फोर्थ का 4 नंबर जो आमने सामने वो बिल्कुल सही मैचिंग है दोस्तों, इस मैचिंग को छेड़ो मत, तो बी ऑप्शन हो गया वो सबसे सही अपना आंसर है। 18वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है ना, निम्नलिखित में से यानी इसमें से कौन सी हार्डेस्ट मेटल है, सबसे कठोर धातु कौन सी है। सोना जिसका सिंबल होता है Au, लोहा जिसका सिंबल होता है Fe, प्लेटिनम जिसका सिंबल होता है Pt, टंगस्टन जिसका सिंबल होता है W। तो अगर सबसे कठोर धातु की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा कठोर धातु होती है दोस्तों टंगस्टन, है ना, जिसका सिंबल होता है W। सेकंड नंबर पर जो सबसे कठोर धातु होती है ना दोस्तों, वो होती है प्लेटिनम, जिसका सिंबल होता है Pt, जिसका सिंबल क्या होता है Pt। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर टंगस्टन है, दूसरे नंबर पर अपने ये है। टंगस्टन का गलनांक भी बहुत हाई होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। और टंगस्टन का जो यूज होता है ना दोस्तों, वो बल्ब का फिलामेंट बनाने में इसका यूज करते हैं, बल्ब का फिलामेंट बनाने में इसका टंगस्टन का यूज किया जाता है। ये बात याद रह जाएगी आपको। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो है द, है ना, टंगस्टन। चलो, बल्ब का जो तंतु होता है ना, पुराने जमाने में जो सोडियम बल्ब आते थे उसमें इसका यूज किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ में अमलगम बनाती है। देखो अभी ये बात मैंने सिखाई थी ना आपको, अब ये क्वेश्चन तो हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है। सीसा जिसे अपने लेड कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है Pb, है ना। ये क्या है, रांगा, ये क्या है, चलो छोड़ो। जिंक का सिंबल होता है Zn, जिसे अपने जस्ता भी कहते हैं। ठीक है, पारद यानी मरकरी Hg, है ना, मरकरी पारद, पारा जो है वो हो गया। तो जो मरकरी है वो क्या है, वो बनाती है अमलगम। तो द डी है वो सबसे सही आंसर है, ये अभी आपने ने समझा था। यहां तक कहानी आपको समझ में आई। तो ये दोस्तों आज के 20 अच्छे क्वेश्चन थे, इनको कीजिए, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा या सीखा हुआ होगा आपके, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, जिससे आपके कॉन्फिडेंस में मैं श्योर हूं कि चाहे 10% 20% कॉन्फिडेंस बड़ा जरूर है आपका। आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, देखो अपने थ्योरी पढ़ते हैं तब अपने उस समय कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रैक्टिस सेशन में अपने कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो थ्योरी होती है ना, वो याद होती रहती है अपने से, है ना। और जिसने थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ रखी है उसको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कैसे अपने को पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कंपटीशन में कैसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, कल मैं आपके लिए 20 अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, कोई डाउट हो तो पूछते रहें। जय हिंद, जय भारत।